रात का सन्नाटा है और वो पुराना सरकारी अस्पताल जैसे कोई कब्रिस्तान जो चुपके से सांस ले रहा हो। और उसकी दीवारें फटी हुई हैं, फर्श पर खून के धब्बे जो कभी साफ नहीं हुए, और हवा में वो सड़ांध जो रूह तक चीर दे। लेकिन सबसे भयानक था उस अस्पताल का कमरा नंबर 308। वो कमरा जहां हर मरीज, चाहे जवान हो या बूढ़ा या कोई बच्चा, ठीक 3 दिन में ही मर जाता है। लेकिन डॉक्टर की जो फाइलें कहती हैं वो सब नेचुरल डेथ घोषित करके कभी हार्ट अटैक, कभी फेफड़े फेल, इसी तरीके से बस बना देते हैं। मगर इन सब के पीछे जो राज था वो मैं जानती थी। मैं हूँ रमा, वो नर्स जो रात की शिफ्ट में उस कमरे की रखवाली करती थी। मैंने देखा था वो कोई चीज़ थी जो मरीजों की रूह चूस लेती थी। कोई इंसान नहीं था, बल्कि वो कोई शैतान था। तो कहानी शुरू होती है यहाँ से। मैं उस अस्पताल में नहीं थी। पहली रात जब डॉक्टर शर्मा ने मुझे चेतावनी दी और कहा, रमा, कमरा 308 संभालना, मगर सावधान, वहाँ मरीज जल्दी चले जाते हैं। उनकी मुस्कान में कुछ था, ठंडा खोखला। मैंने हल्के से हंस दिया, सोचा शायद मजाक है। लेकिन जब पहला मरीज आया और उसका नाम था श्रीमान गुप्ता, एक बूढ़ा आदमी जो कैंसर से जूझ रहा था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि इसके पास सिर्फ 6 महीने तक आराम करने का समय है। जैसे ही पहला दिन हुआ तो वो हंसता बोलता था और मुझसे कह रहा था कि बेटी, मुझे जल्दी घर भेज दो। लेकिन जैसे ही दूसरी रात आई वो अचानक से कमज़ोर हो गया। मैं उसे दवाई देने के लिए कमरा नंबर 308 में गई, और जब मैंने उसे दवाई दे दी और मैं पीछे को जब मुड़ी तो मैंने देखा कि दरवाजे पर एक छाया थी जो लंबी, काली और बिना चेहरे वाली थी। मैंने मुड़कर जैसे ही देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मुझे लगा शायद थकान की वजह से आंखें धोखा दे रही हैं। जब तीसरी सुबह हुई तो देखते हैं कि वो बेचारा बुढ़ा मरा पड़ा था। उसकी आंखें खुली, चेहरा डर से सख्त और गले पर 2 छोटे छोटे छेद थे, जैसे किसी ने उसके सुई चुभोई हो। उसकी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई तो डॉक्टरों ने हार्ट अटैक और नेचुरल डेथ को घोषित कर दिया। लेकिन मैंने उसके जिस्म पर जो निशान देखे थे, लेकिन मैं कर क्या पाती, बस चुप रही। अब उसी कमरे में एक अगली मरीज आती है जिसका नाम राधा है। वो एक गर्भवती औरत है और एक्सीडेंट में घायल हो गई थी, मगर डॉक्टरों ने कहा माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं। पहली रात वो घर जाने की बातें करती थी, पर दूसरी रात वो ज़्यादा डर गई। कहती है, रमा, रात को कोई मेरे बेड के पास खड़ा था। उसने मेरा नाम पुकारा। मैंने सोचा दवा का असर होगा, मगर रात को जब मैं कमरे में गई मैंने एक ठंडी हवा देखी, और जैसे ही वो हवा चली लाइट्स फ्लिकर करने लगी। लेकिन जब देखती हूँ तो खिड़की बंद थी, और फिर मुझे वो फुसफुसाहट आती है, आओ आओ मेरे पास। जैसे ही मैंने उस फुसफुसाहट को सुना, अब मेरी रीढ़ की हड्डी में तो सिहरन दौड़ गई। कमरे में सिर्फ राधा थी, वो भी सो रही थी। मैं कमरे से बाहर आ गई। फिर जब तीसरी रात आई, अलार्म बजा और मैं दौड़ी। दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन राधा तड़प रही थी। उसकी आंखें बाहर निकल आई थी और उसके हाथ हवा में लहरा रहे थे, और वो चीख रही थी, वो मुझे ले जा रहा है। मैंने लाइट जलाई, कोने में वो था। मैंने जैसे ही लाइट जलाई और कोने में देखती हूँ कि एक परछाई खड़ी है, एक काली, जिसकी आंखें लाल चमकती हुई दिखाई दे रही थी, और उसका चेहरा नहीं था, बस एक काला छेद था। और वो हंसा, एक ऐसी हंसी जो मेरे खून को जमा देने वाली थी।
फिर अचानक से एक धुंध हुई और वो गायब हो गया। बस फिर क्या था कि राधा की तो सांसें रुक गईं। फिर से डॉक्टरों ने रिपोर्ट बनाई और मिसकैरेज घोषित कर दिया। बस ये भी नेचुरल डेथ थी, मगर मैं जानती थी वो उसे ले गया था। अब मैंने ठान लिया था कि मुझे सच पता करना है। अगला मरीज था एक 10 साल का बच्चा, अनिल, जो बुखार से पीड़ित था। मैंने कमरे में कैमरा लगाया। पहली रात सब ठीक था। जैसे ही दूसरी रात आई तो अनिल मुझसे बोला, दीदी कोई गाना गाता है, वो भी डरावना गाना। मैंने सुना, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मगर कैमरे में वो छाया थी जिसे मैंने बेड के पास देखा था। झुकी हुई अनिल के गले पर वो निशान वो कर रहा था, मगर सो रहा था। तीसरी रात मैं कमरे में छिप गई। लाइट बंद थी। मैंने टॉर्च हाथ में ली। आधी रात को जब दरवाज़ा चरमराया, वो आया। वो कौन? वो काली आकर थी। धीरे धीरे बेड की तरफ बढ़ा। उसकी जीभ निकली, लंबी, एकदम सांप जैसी, अनिल की गर्दन की ओर। मैंने टॉर्च जलाई और मैं चीखी, रुक जा! और मैंने टेबल से सिरंज उठाकर उसकी आंख में चुभो दी। वो बहुत तेजी से चीखा, एक ऐसी चीख जो दीवारों में गूंज गई। फिर वो धुंध बनकर गायब हो गया। अनिल जाग गया था, लेकिन यह अच्छा था कि वो जिंदा था। सुबह डॉक्टर शर्मा गायब थे। जब पुलिस आई तो पुलिस को कुछ नहीं मिला। कमरा 308 को जंजीरों से बंद कर दिया गया और लाल चौक से लिखा था, खतरा। मैंने सोचा मैंने उसे हरा दिया, मगर रात को जब मैं घर लौटती थी तो वही फुसफुसाहट मेरे कानों में गूंजती थी, तुम मेरी हो। मैंने अस्पताल के तहखाने में जवाब खोजने की ठानी। फिर वहाँ मुझे धूल भरी फाइलों में एक फाइल मिलती है जो कमरा नंबर 308 के इतिहास की थी। उसमें लिखा था कि 1920 में अस्पताल बना, मगर उससे पहले वहाँ एक छोटा सा मंदिर था जिसका बिल्कुल गुमनाम था, जहाँ कोई देवता नहीं बल्कि एक राक्षसी आत्मा की पूजा होती थी। पुजारी था अशोक। हाँ, वही अशोक जो बाद में डॉक्टर शर्मा बना। उसने अमृता के लिए सौदा किया था कि वो हर 3 दिन में एक रूह लेकर आया करेगा। लेकिन फिर अचानक मंदिर जल गया और उसकी राख पर बना वो कमरा 308। 1930 में कमरे को ऑपरेशन थिएटर बनाया गया, मगर मरीज तीसरे दिन मरने लगे। उनके चेहरों पर डर होता था और गले पर 2 छेद मिलते थे। फिर 1940 में एक नर्स ने डायरी में लिखा कि कमरे में कोई चलता है और मरीज कहते हैं कि यहाँ पर कोई पुकारता भी है। वो नर्स एक रात कमरे में गई और फिर गायब हो गई और कभी ना मिली। फिर 1950 में कमरे को वार्ड बनाया गया। मौतें फिर शुरू हुईं। 1970 में एक मरीज ने कहा, वो कहता है ये उसकी जगह है। लेकिन फिर उसी रात कमरे में आग लगी, मगर सुबह सब वैसा ही था और देखते हैं तो वो मरीज गायब था। तहखाने की डायरी में लिखा था, कमरा 308 कोई कमरा नहीं, एक द्वार है, वो आत्मा का जो अशोक को निगल गई। वो कमरा ही है, दीवारें, बेड, हवा सब उसका हिस्सा है और हर 3 दिन वो भूखा होता है, लेकिन हर रूह उसे और ताकत देती है। अब अस्पताल बंद हुआ और मैंने नौकरी छोड़ी, शहर छोड़ा और एक गांव में क्लिनिक शुरू कर दिया। लगा सब खत्म हुआ, मगर अब तो सपने शुरू हुए थे। हर रात मुझे कमरा नंबर 308 दिखाई देता और उसमें बेड पर नया मरीज, कोने में वही आकर थी और वो मुझसे फुसफुसाती थी कि रमा ले लो। मुझे डर लगता था और मैं जाग जाती थी और मेरी कपकपी बन जाती थी। फिर एक बूढ़ी औरत एक दिन मेरे क्लिनिक में आई। उसे सांस की तकलीफ थी। मैंने उसे दवाई दी और फिर वो मुझसे अचानक बोली कि बेटा
तुम्हारी आंखें जैसे कोई छिपा हो। रात को जब मैंने आईने में देखा, मेरी आंखें लाल चमक रही थी। लेकिन फिर अचानक अगली सुबह सुनती हूं कि वो औरत मरी मिली। उसके गले पर 2 छेद थे। उस बूढ़ी औरत की बेटी बोली कि माँ ने कहा था ये कमरा 308 जैसा है। फाइल में लिखा था ट्रांसफ़र केस, रूम नंबर 308। लेकिन मैं सोचने पर मजबूर हो गई, ये कैसे? अस्पताल तो बंद था। अब आता है कहानी में भयानक ट्विस्ट, तो आप लोग सावधानी से बैठें। उस रात मैंने आईने में देखा, मेरा चेहरा मुस्कुरा रहा था, मगर मैं चीख रही थी और मेरे मुंह में वो काला छेद था। डॉक्टर शर्मा की आवाज़ मेरे अंदर से बोली, तुमने मुझे मारा नहीं रमा, मैं तुम में हूँ, अब तुम मेरी रखवाली करोगी। मैं भागी, मगर दरवाज़ा बंद हो गया। बाहर गांव वाले एक नए मरीज को ला रहे थे। मेरी चीख फुसफुसाहट बन गई, आओ आओ मेरे पास। मैंने सोचा मैं रमा हूँ, मगर सच और डरावना था। मैं रमा नहीं, मैं अशोक हूँ, वही पुजारी जिसने सौदा किया। मैंने रमा की कहानी गढ़ी ताकि मैं अपनी भूख छिपा सकूं। हर बार जब ये कहानी सुनाई जाती है, हर बार जब कोई सुनता है, तो वो फुसफुसाहट उनके कानों में घुसती है। कमरा 308, अब कोई जगह नहीं। वो मेरे अंदर है, मेरी आंखों में, मेरी सांसों में। और अब तुमने ये कहानी सुन रहे हो ना? वो फुसफुसाहट, आओ आओ मेरे पास। तुम्हारे 3 दिन शुरू हो चुके हैं। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारी रूह के लिए। और हाँ, अगर रात को तुम्हें कोई छाया दिखे या गले में हल्की सी चुभन महसूस हो, तो समझ लेना मैं आ चुका हूँ। भाग सको तो भाग लो, मगर कहाँ, मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ।